इन्फोसिस के साथ काम करते हुए क्या वो चीजें हैं जो आपको शायद पसंद ना आए। What are the disadvantages of working with Infosys as a software engineer? तो कॉर्पोरेट दोस्त के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इन्फोसिस को लेके मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, आप सभी का कॉर्पोरेट दोस्त हैविंग 10+ इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। इस दौरान मैंने काम किया इन्फोसिस, TCS, डिलॉयट, वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज के साथ। तो सबसे पहली दिक्कत जो मुझे लगती है वो कई बार ऐसा होता है कि जब इन्फोसिस में आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हो, आपको उन टेक्नोलॉजीज में काम करने का मौका नहीं मिलता है जिसपे या तो आपने ट्रेनिंग ली है या तो जिसपे आपका एक्सपीरियंस है, जिसपे आपका इंटरेस्ट है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाता है जिसमें आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। नई चीज़ें सीखने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो करंट स्किल सेट है, यानी कि आपका जो प्राइमरी स्किल सेट है जिस पे आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, उस पे आप काफ़ी टाइम तक काम नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आपको अपने उस स्किल सेट पे अप टू डेट रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो स्किल सेट्स आपसे छूटता जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्फोसिस मैसूर ट्रेनिंग में मेरा जो स्ट्रीम सब्जेक्ट था वो था जावा प्रोग्रामिंग। और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने लगभग 2-3 महीने ही जावा पे काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाला गया जहाँ पे मैंने जावा में ज़िंदगी भर फिर कभी काम नहीं किया, यानी कि अब मैं जावा को कम्प्लीटली भूल चुका हूँ। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में चले गए हो, वहाँ पे आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना जल्दी आप प्रोजेक्ट स्विच नहीं कर सकते हो अपनी विल के हिसाब से। दूसरी एक बहुत ही बड़ी कमी जो इन्फोसिस के साथ काम करते हुए मुझे इनिशियली फील नहीं हुई, लेकिन जब मैंने फिर बाकी दूसरी कंपनीज में काम किया तब मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ आई। इन्फोसिस में जब हम काम करते हैं तो जब फ्रेशर्स होते हैं तो सिर्फ 15 अर्न लीव्स मिलती है, ना कोई सिक लीव ना कोई कैजुअल लीव। 2 साल का जब हम एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं फिर जाके इन्फोसिस में 5 और लीव्स बढ़ती हैं, यानी कि आपकी टोटल अर्न लीव्स हो जाती हैं 20। तो शायद जिस टाइम में फ्रेशर था इन्फोसिस में, बाकी दुनिया नहीं देखी थी, तो लगता था शायद ये सफिशिएंट लीव्स हैं। लेकिन जब मैंने बाकी कंपनीज में काम किया तो वहां पे समझ आया कि अर्न लीव्स के साथ साथ आपको सिक लीव भी मिलती है और कैजुअल लीव्स भी। तो अर्न लीव्स तो 20 के करीब हर कंपनी में मिलती ही है, उसके अलावा 6-7 सिक लीव्स, 5-6 कैजुअल लीव्स मिलती हैं, जो कि कुल मिला के 30+ लीव्स हो जाती हैं। और इन्फोसिस में टोटल लीव्स ही 20 हैं। तो मुझे लगता है लीव के मामले में इन्फोसिस बहुत कम लीव्स प्रोवाइड करता है एनुअली। एक और बड़ा डिसएडवांटेज जो मैंने फील किया वो है कि एनुअली जो इंक्रीमेंट होते हैं इन्फोसिस में वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, या फिर अगर आप स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा हाइक होता है। एवरेज जो एम्प्लॉयज़ है इन्फोसिस में उन्हें जो हाइक मिलता है वो मिलता है 6 से 7% के करीब। तो ये कोई बहुत मेजर फर्क नहीं डालता है आपकी सैलरी में एनुअली। अब जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 साल जब मैंने इन्फोसिस का काम किया तो मुझे एवरेज एनुअली हाइक 7 से 8% ही मिलता था। तो मेरी जो सैलरी है वो 3 सालों में इतना खास बढ़ ही नहीं पाई। तो जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैं एक एवरेज एम्प्लॉय था, तो मुझे जो एनुअली हाइक मिलता था वो 6 से 8% के करीब ही मिलता था। तो अगर आप भी एक एवरेज एम्प्लॉय इन्फोसिस में होते हो तो आपको इसी के बीच हाइक मिलेगा। इससे आपकी जो सैलरी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। यानी इन्फोसिस में जो इंक्रीमेंट मिलता है वो लो होने की वजह से आपकी जो सैलरी भी है वो भी कंपैरेटिवली लो ही रहती है। तो अगर आप 10 साल तक इन्फोसिस के साथ लगातार काम करते हैं विदाउट एनी स्विच, तो आपका जो पैकेज होगा वो आपके पेयर्स के मुकाबले जिन्होंने 2-3 स्विच ऑलरेडी कर दिए हैं वो काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल पे डिडक्शंस की। अब जब आप टेक्नोलॉजी एनालिस्ट या उससे ऊपर के प्रोफाइल में होते हैं तो आपका जो सैलरी कंपोनेंट होता है उसमें वेरिएबल पार्ट भी ऐड हो जाता है। वेरिएबल पार्ट आपको मिलता है क्वार्टरली आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यानी ये आपको 100% भी मिल सकता है, ये आपको 70 to 80% भी मिल सकता है और ये आपको 50% तक भी मिल सकता है। बहुत ही रेयर सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब ये 100+ मिलता है। तो ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है कि किस हिसाब से आपको ये वेरिएबल मिल रहा है, बस आपको मेजॉरिटी टाइम्स ये 100% से कम ही मिलेगा, यानी कि जो डिडक्ट हो रहा है वो कंपनी के पास ही जा रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही अननेसेसरी लगती है वो है कि आपको डेली के 9.25 घंटे मेंटेन करने ही हैं, और ये एवरेज आपकी मंथली निकाली जाती है कि अगर मंथली आपने 9 आवर्स 15 मिनट्स मेंटेन नहीं किए हैं तो जितने भी डिफरेंशियल आवर्स हैं, यानी कि जितने आवर से कमी पड़ रही है उतने की आपकी लीव डिडक्ट होगी। यानी कि अगर आपके 9 आवर शॉर्ट हैं तो आपकी पूरी 1 लीव डिडक्ट होगी। तो मेरे हिसाब से जब तक आप काम अच्छे से कर रहे हो, डिलीवरेबल्स अच्छे से दे रहे हो, तो 9 आवर्स 5 मिनट्स का इतना स्ट्रिंजेंट रूल नहीं होना चाहिए।
अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट का कोई अर्जेंट काम है जिसके लिए आपको वीकेंड में आना है और आप वीकेंड में स्पेशली आ रहे हो प्रोजेक्ट के काम से, और मान लीजिए आप उस काम को 4-5 घंटे में कंप्लीट कर देते हो। लेकिन अगर आप 4-5 घंटे कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली घर जाते हो तो आपके ऑफिस आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो इसका आपको कोई मॉनेटरी अलाउंस नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसकी आपको छुट्टी तभी मिलेगी अगर आप 9 आवर्स 15 मिनट्स उस दिन भी वहाँ पे बिताओ। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गलत चीज़ है कि अगर आप वीकेंड पे अपना टाइम निकाल के आ रहे हो और काम करके दे रहे हो तो एटलीस्ट उस टाइम तो 9 आवर्स 15 मिनट्स का एवरेज नहीं रखना चाहिए। और एक और बात जिस पे इम्प्रूव किया जा सकता है वो ये है कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में, अगर कोई रिकग्निशन आपको दिया जा रहा है तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स या फिर मोमेंटोज ना हो, वो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हो, यानी कि आपको कुछ वाउचर्स मिले, यानी कि आपकी कुछ सैलरी में उस महीने कुछ हाइक दिया जाए ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि ताकि आप और बेटर परफॉर्म कर पाओ। लेकिन कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपके परफॉर्मेंस के लिए मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं मिलते हैं। प्रमोशंस की भी अगर मैं बात करूं तो प्रमोशंस के लिए भी एक बहुत लंबा चौड़ा क्यू होता है। अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हैं तो ये जो क्यू है ये बहुत लंबी है, यानी कि आपका जो नंबर है वो काफ़ी लेट आएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इन्फोसिस के फ्रेशर्स को लेके। मैसूर की ट्रेनिंग के बाद जब ये फ्रेशर्स पोस्टिंग के बाद डेवलपमेंट सेंटर्स में आते हैं तो इन्हें प्रोजेक्ट से अलाइन करने में कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्हें प्रोजेक्ट्स इतना इजीली नहीं मिल पाते हैं और इन्हें लंबे समय तक बेंच पे रहना पड़ता है। और यहाँ पे पिक्चर में आता है फिर से वही एवरेज 9 आवर 5 मिनट्स, यानी कि अगर आपके पास काम नहीं भी है तब भी आपको ऑफिस में 9 आवर्स 15 मिनट्स मेंटेन करने ही हैं। तो ये थी इन्फोसिस को लेके वो कुछ चीज़ें जिसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है मैनेजमेंट लेवल पे, जिन पे सोचा जा सकता है। शायद फिर एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें बेहतर लगने लगे। तो आई होप जो इन्फोसिस को ज्वाइन करने वाले हैं एज ए फ्रेशर्स या फिर एज ए लेटरल्स, उनके लिए ये आई ओपनर वीडियो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस की कमियां ही हैं, इन्फोसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इन्हें मैंने डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करना चाहिए। तो कैसा लगा आप सभी को कॉर्पोरेट दोस्त का आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी लेके आऊंगा कॉर्पोरेट दुनिया से रिलेटेड एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।